देखिए भैया, स्लोप एंड एरिया ऑफ डिफरेंट ग्राफ। बोलिएगा कोई भी नहीं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि लिखवा रहा हूं मैं केवल, ध्यान दीजिएगा। स्लोप एंड एरिया ऑफ डिफरेंट ग्राफ। स्लोप का मतलब जानते हो ना भैया, tan थीटा, ठीक है। स्लोप एंड एरिया ऑफ डिफरेंट ग्राफ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अपने को पता है वीनू, वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा, या डी एक्स अपॉन में डी लिख सकते हो आप इसको। तो डेल्टा एक्स क्या होगा, वी डेल्टा डी। यानी कहीं पे वेलोसिटी इनटू में टाइम दिख जाए तो आप उसको क्या लिखोगे, ये वेलोसिटी है, ये क्या है, ये क्या है, टाइम है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये तो जानते होंगे। दूसरा एक्सेलरेशन क्या होता है, डी डेल्टा वी अपॉन में, तो डेल्टा वी क्या होगा, ए डेल्टा डी होगा। ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये क्या है, टाइम, ठीक है, और ये क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा जर क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन में, तो डेल्टा ए क्या होगा, ये क्या है जर, ये क्या है टाइम, ये क्या है एक्सेलरेशन। जर्क टाइम का प्रोडक्ट हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या है, मतलब कांस्टेंट है। ध्यान दीजिएगा भैया, मैं जो बता रहा हूं उसी पे आइएगा। वेलोसिटी क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी। चलो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है, उसको लिखता हूं मैं x इक्वल्स टू में के एक्स, क्या लिखता हूं, सॉरी के टी, क्या लिखता हूं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरी वेलोसिटी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, क्या आएगी। ऐसे अगर आपको याद होगा, मैंने परसों इंटीग्रेशन करा करके आपको आपको पता है वीनो, मैं कौन सा ग्राफ बनाऊंगा, एक्सटी ग्राफ बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, अब मुझे नहीं पता कि वेलोसिटी कांस्टेंट होने पर एक्सटी ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने आपको ग्राफ बनाने का जो तरीका था, मैंने कहा था पावर देख करके आपको ग्राफ बनानी है। एक पावर होगी तो स्ट्रेट लाइन, दो पावर होगी तो कर्व लाइन, तीसरी पावर होगी तो और ज्यादा कर्व लाइन, याद है। तो उसी के आधार पर पहले चलो एक काम करते हैं, पहले एक्स निकालते हैं। हमें बनाना कौन सा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक्सटी ग्राफ। तो हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स अपॉन dt, याद है। वो क्या होगा, कांस्टेंट आनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी dx अपॉन में, ये भी तो वेलोसिटी होती है, तो ये भी कांस्टेंट आनी चाहिए। तो dx क्या होगा, k dt। अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। क्या निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहां पे ज्यादा इंटीग्रेशन कांस्टेंट वगैरह यूज नहीं करूंगा मैं, ठीक है, जरूरत भी नहीं है इसकी, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट बाहर है, इधर क्या है dt का, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के, dt का क्या होता है, हम देख रहे हैं कि x जो है वो t के डायरेक्टली है। जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है तो x क्या है, t के डायरेक्टली है। और आपको याद होगा, यदि xt ग्राफ में खींचू इसका, तो ग्राफ कैसे आएगा, xt ग्राफ तो कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन, बढ़िया स्ट्रेट लाइन। ये क्या उस लाइन का स्लोप है, ये क्या है, इसे मैं परपेंडिकुलर कहता हूं। और ये परपेंडिकुलर x के पैरेलल है, ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, तो इसको नाम दूंगा डेल्टा x। क्या दूंगा, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, टाइम के। पैरेलल का मीनिंग ये नहीं होता कि दो लाइन अलग अलग जाए एक दूसरे के, पैरेलल ओवरलैप भी करती है। तो ये किसके पैरेलल वाली लाइन, बेस जो है इसका, इस ट्राइंगल का जो बेस है वो किसके पैरेलल है, टाइम की। तो इसको क्या नाम दूंगा, डेल्टा, यहां से आता डेल्टा टी, और यहां से आता क्या होगा, डेल्टा एक्स हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले मैं इसे स्लोप निकाल रहा हूं, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, tan थीटा। स्लोप मैंने बताया tan थीटा होता है, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर क्या है, यहां पर
परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये क्या है, ये बेस है, परपेंडिकुलर ये बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा एक्स, और बेस क्या है आपका डेल्टा, ये क्या हुआ स्लोप है, ये स्लोप की वैल्यू क्या है डेल्टा एक्स अपॉन में, और हम जानते हैं डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। यानी अगर आप एक्सटी ग्राफ का स्लोप निकालते हो, किसका ग्राफ का, तो वो स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, क्या देता है। और यहां पे ध्यान रखना कि स्लोप हियर स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वेलोसिटी। देखो ना स्लोप उसी लेवल पर है, स्लोप की वैल्यू मैंने क्या लिखी, tan थीटा, tan क्या होता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्या है डेल्टा एक्स, और बेस क्या है डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता है भैया, वेलोसिटी होता है। तो हमारा स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, वेलोसिटी, यानी स्लोप इज डायरेक्टली इक्वल टू वेलोसिटी। इसमें एक क्वेश्चन भी आता है आपका, किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ए बी, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है भैया, किसकी, कैसे पता, क्योंकि हमें जानते हैं जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी, जिसका स्लोप कम उसकी वेलोसिटी, स्लोप बोले तो एंगल, तो भैया किसका एंगल ज्यादा है, ए का या बी का, ए का, तो भैया एंगल ऑफ हियर स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। और हम जानते हैं भैया सोल्यूशन में कि स्लोप इज डायरेक्टली इक्वल टू एक्सटी ग्राफ, जो होता है वेलोसिटी का डायरेक्टली होता है, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, जिसका स्लोप कम तो वेलोसिटी ऑफ स्लोप किसका ज्यादा भैया, ए का, स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। खत्म हो गया आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलो इसका एरिया निकालता हूं मैं, एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ। देखिए भैया ये क्या बन रहा है भैया, आपका ट्राइंगल बन रहा है, बाकी और कोई भी स्ट्रक्चर बन सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि ट्राइंगल ही बने। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू में हाइट, हाँ बेस कितना है इसका भैया डेल्टा टी, और हाइट कितनी है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा टी कुछ है भैया, बताया मैंने आपको कुछ, बस देखो कहीं डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा टी है लिखा होगा कहीं पे कुछ, डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा टी कुछ नहीं होता, तो ये क्या आएगा कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा था, कुछ नहीं, कुछ नहीं, यानी ये ध्यान रखना कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देता है हमें, अच्छा वेलोसिटी, और एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ कुछ नहीं, ठीक है भैया, ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हो सकता है आपके टीचर को भी नहीं आती क्लास की, इसलिए बता रहा हूं मैं। अब देखिए ओए, अब भाई उसी डायग्राम में अगर मैं देखूं तो ये आपका ग्राफ इस तरीके का था, ये भाई प्लीज, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ था, क्या था, जब आपकी वेलोसिटी कैसी थी यूनिफॉर्म थी, तो ग्राफ इस तरीके का आएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक्सटी ग्राफ कैसा होगा, तो टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो वहां पर मुझे कैसा पता लगे कहां पर वेलोसिटी ज्यादा है कहां पर कम है, तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ठीक है, कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए फोर फोर नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक्सटी ग्राफ कैसा होगा, ये एक्स हो गया, एटी हो गया, और ये ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है, टेढ़ा भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर बैंड कर सकता है ऐसा करके,
लेकिन मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आपका एक्सटी ग्राफ ऐसे खींचना है। लेकिन मैं कैसे पता लगाऊं कि किस पॉइंट की वेलोसिटी, ए पॉइंट की, बी पॉइंट की, सी पॉइंट की, किस पॉइंट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है? तो देखिए भैया, इस तरीके के ग्राफ में हमें वेलोसिटी को बताने के लिए, आपको पता है वेलोसिटी कहां की ज्यादा होती है? जहां का स्लोप ज्यादा होता है। और इस लाइन का स्लोप हर जगह पे क्या हो रहा है? बदल रहा है। बाकी कंसेप्ट वही है, जहां का स्लोप ज्यादा है वहां की वेलोसिटी। लेकिन स्लोप का कैसे पता लगे? तो भैया इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टेंजेंट खींचते हैं। क्या करते हैं? इस तरह के ग्राफ में इस तरह के, ये भाई कंसेप्ट है, इसको हिंदी में ज्यादा अच्छे से याद रहता है इसलिए बोल रहा हूं। इस तरह के ग्राफ में स्लोप टेंजेंट से दिया जाता है, टेंजेंट से दिया जाता है। तो भैया टेंजेंट खींची कैसे आती है? तो देखो भैया, अपने को भाई प्लीज बोलिए मत, ठीक है। जैसे ए पॉइंट का मुझे स्लोप बताना है, तो मैं क्या करूंगा? ए पॉइंट पे टेंजेंट खींच दूंगा। ए पॉइंट पे स्लोप टेंजेंट खींच दी, बी पॉइंट पे टेंजेंट खींच दी, और ये सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर टेंजेंट खींच दी। ये व्हाइट कलर की लाइन जो है वो टेंजेंट बता रही है। अब देखिए कौन सा टेंजेंट सबसे बड़ा एंगल बना रही है, चलो देखते हैं। इसका एंगल ये रहा, इसका एंगल ये रहा, इसका एंगल ये रहा। सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? सबसे ज्यादा एंगल किसका है? ठीक है। तो हेयर हेयर स्लोप ऑफ C is greater than slope of B is greater than slope of A। और हम जानते हैं भैया, वी नो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ डायरेक्टली क्या होता है भैया? वेलोसिटी के। तो भैया जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ सी क्या होगी? ज्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ बी से, और वेलोसिटी ऑफ बी किससे ज्यादा होगी? ठीक है भैया। तो इस तरीके ग्राफ में आपको ऐसे करना है। ये वेलोसिटी वाला एक्सटी ग्राफ खत्म हो गया, ठीक है। मैंने कहा भैया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन टाइम की कितनी पावर के डायरेक्टली होता है? तो भैया क्या हुआ? ठीक है, वो भी प्रूफ कर देता हूं मैं, उसके बाद फिर ग्राफ बना देते हैं इसका, ठीक है। तो भैया आपको पता है ए क्या होता है? डीवी अपॉन में dt। क्या होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन को क्या है? तो डीवी अपॉन में dt। तो डीवी क्या होगा? के dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड। तो क्या होगा भैया? डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है? v के बाहर आएगा, क्या होगा? dt का। तो v इक्वल्स में क्या होगा? के टी, और v इज डायरेक्टली क्या होगा? t। यानी अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए vt ग्राफ खींचता हूं तो कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन। ये देखो, ये v ये t, और ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन। इधर देख लो बेटा, ये क्या है इसका? परपेंडिकुलर। ये क्या है? और ये क्या हो गया? बेस। अच्छा, जो ये क्या हुआ? इसका स्लोप हो गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा वी। और बेस की वैल्यू क्या होगी? पता ना, क्योंकि वीटी ग्राफ है, ठीक है। पहले स्लोप निकालते हैं इसका, है ना। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप मतलब क्या होता है? टेन थीटा। और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर क्या है? डेल्टा वी, और बेस क्या है? डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है भैया? एक्सेलरेशन। खत्म हो गया। यानी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है? पीछे लिखा रखा ना, ये देखो, ये देखो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर है? ठीक है। यानी स्लोप ऑफ
वीटी ग्राफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एक्सीलरेशन का। जिसका स्लोप ज्यादा वीटी ग्राफ में उसका एक्सीलरेशन, जिसका स्लोप कम वीटी ग्राफ में उसका एक्सीलरेशन। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, किसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। तो ये जिसका स्लोप ज्यादा होगा वीटी ग्राफ में उसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका भी ये बता दीजिए, ए का एक्सीलरेशन ऑफ ए ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ऑफ, समझ गया भैया। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, प्लीज बोलिए मत कोई भी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि भैया फाइंड VA is to VB in given graph, गिवन ग्राफ में VA अपॉन में VB का वैल्यू बतानी है। अब ग्राफ ये रहा, V नहीं, एक्सीलरेशन ऑफ A is to एक्सीलरेशन ऑफ B, इसका रेशियो बताना। बिल्कुल ऐसी वेलोसिटी XT ग्राफ में भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। ये VT ग्राफ है, इसका एंगल कितना है 60 डिग्री का, और इसका एंगल कितना है 30 डिग्री का। आपको क्या बताना है, एक्सीलरेशन ऑफ A इज टू एक्सीलरेशन ऑफ B। अगर आपको याद होगा अभी मैंने पीछे बताया था कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या होता है, tan के बराबर होता है, और tan किसके बराबर होता है, एक्सीलरेशन के, यानी एक्सीलरेशन tan थीटा के बराबर होता है। एक्सीलरेशन क्या होगा, tan थीटा के बराबर होगा। इधर देख ले बे, नीचे सब कुछ लिखा हुआ है क्या। तो भैया क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, tan थीटा ऑफ ए, लेकिन ये केवल किसके लिए वैलिड है, VT ग्राफ के लिए। और एक्सीलरेशन ऑफ बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ बी निकालने के लिए क्या करेंगे, tan थीटा ऑफ बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो tan थीटा ऑफ ए, tan थीटा ए कितना है, ए का थीटा कितना है 60 डिग्री का, और tan 60 होता है √3, क्या होता है, ये हुआ ए के एक्सीलरेशन की वैल्यू, ठीक है। और एक्सीलरेशन ऑफ बी क्या होगा, tan थीटा ऑफ बी, थीटा ऑफ बी कितना है भैया 30, tan 30, और tan 30 क्या होता है 1/√3। आपको निकालना क्या है, दोनों का रेशियो, देन √3 ये क्या होगा, ये 3 ऊपर जाएगा इसके साथ तो क्या होगा 3:1 आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे आपका एक्सटी ग्राफ दिया रखा होगा, उसमें एंगल दे रखा होगा, आपको VA अपॉन में VB का रेशियो पूछ लेगा। या सही है ना, ये कौन सा ग्राफ है, VT ग्राफ है, इसमें एक्सेलरेशन, क्योंकि पता है VT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखना भैया, सारी चीजें। कई बार ये लगता होगा ना भैया बहुत सारी चीजें हो गई, तो हो सकता है ज्यादा तेज हो गया, कुछ नहीं हुआ, इसको जाकर 2 बार रिवाइज कर लेना, अपने आप सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है, पेपर आपके सर पे, कुछ टाइम बाद पेपर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया, हमने क्या निकाल दिया इसका, VT ग्राफ का क्या निकाल दिया, VT ग्राफ का क्या निकाला अभी तक मैंने, स्लोप क्या निकाला। अब मैं निकालने जा रहा हूँ एरिया। एरिया ऑफ VT ग्राफ, भाई प्लीज बोलिए मत, क्या बना भैया, ट्राइंगल बना यहाँ पे, देखो क्या बना है, और कुछ भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल का एरिया था हाफ बेस इंटू में, हाँ बेस कितना बेटा इसका ΔT, और हाइट कितनी है इसकी ΔV, ΔT क्या है, टाइम है, और ΔV क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इंटू में टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, तो हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का आधा भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है, क्या होता है,
यानी वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको? डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। और एक बात ध्यान में रखना कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इस डायरेक्टली इक्वल टू क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर आपके, भाई प्लीज, जिस केस में एरिया ज्यादा आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जिस केस का एरिया कम आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसमें आप ध्यान देना कि जैसे नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, अच्छा वो तो बता दिया ना पीछे, नहीं बताया। नॉन यूनिफॉर्म के लिए वीटी ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वीटी ग्राफ नहीं बनाना। चलो समझ गया ना, उसका वैसे ही होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, पहले इसे किसका किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा? भाई प्लीज बोलिए मत। बीटी ग्राफ है। किसका? तो भैया जो आपको दिख रहा है, भैया इस ट्राइंगल का एरिया, बी वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? क्योंकि हमने देखा जिसका एरिया ज्यादा उसका डिस्प्लेसमेंट कौन से ग्राफ में? बीटी ग्राफ में। तो सॉल्यूशन में एरिया ऑफ ए इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ, एरिया ऑफ बी इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ, खत्म। ठीक है। अच्छा, इसमें नॉन यूनिफॉर्म के लिए बोलिए भाई प्लीज। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो जो आपका वीटी ग्राफ होगा वो कैसे आएगा? इस तरीके से। और इनमें सबसे ज्यादा आपको पता स्लोप डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है। तो जिसका स्लोप ज्यादा, किसका स्लोप ज्यादा भैया? ए पॉइंट बी पॉइंट। तो स्लोप ऑफ, किसका स्लोप ज्यादा है भैया? बी का। स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, सो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आ रहा है भैया एटी ग्राफ। क्या आ रहा है? यूनिफॉर्म जर। यूनिफॉर्म जर क्या होता है? डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा यूनिफॉर्म है। इसको आप लिख सकते हो भैया, यूनिफॉर्म बोले तो कांस्टेंट, यूनिफॉर्म बोले तो इसको लिख सकते हो डेल्टा, सॉरी, डी ए अपॉन में कांस्टेंट डी ए क्या होगा? के डी टी। आपको ये नहीं करना है। तो क्या होगा भैया? ये क्या हुआ? डी ए का इंटीग्रेशन ए, के डी टी का क्या होगा? टी। ए इज इक्वल टू क्या होगा? तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? अब सारी चीजें जैसी लिख लूंगी आपको। ए टी, ये क्या हुआ भैया? डेल्टा ए, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? स्लोप। ठीक है। स्लोप ऑफ एटी ग्राफ किसके बराबर होगा? 10 के। 10 क्या होगा? परपेंडिकुलर बेस के। परपेंडिकुलर क्या है? डेल्टा ए, बेस क्या है? डेल्टा टी। ये किसके बराबर होता है? जर के।
यानी स्लोप ऑफ एटी ग्राफ हमें क्या देता है भैया, जर्क, जर्क डायरेक्टली टू स्लोप ऑफ एटी ग्राफ। ठीक है, एरिया एरिया ऑफ एटी ग्राफ, तो भैया क्या बन रहा है, ट्राइंगल, बेस इंटू में हाइट, हाँ बेस कितना बन रहा है डेल्टा डी, और हाइट कितनी है डेल्टा, ये टाइम हो गया, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इनटू में टाइम मैंने पीछे लिखवाया था वेलोसिटी, क्या लिखवाया था, तो हाफ ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का आधा क्या होता है वेलोसिटी। इसको नहीं समझ आ रहा है, अच्छा 80 ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है वेलोसिटी, ये देख पीछे डेल्टा ए इंटू में डेल्टा डी, वो देख डेल्टा ए निकाल गया भाई, ए इंटू में डेल्टा डी, एक्सेलरेशन इंटू में टाइम क्या देता है वेलोसिटी, समझ गया वेलोसिटी। अब बाकी सारा कंसेप्ट वही है, अगर 80 ग्राफ का एरिया ज्यादा, एरिया ऑफ 80 ग्राफ ज्यादा तो वेलोसिटी, स्लोप ज्यादा तो एक्सेलरेशन, सॉरी जर्क ज्यादा, 80 ग्राफ करें ना, तो क्वेश्चन वही है सेम, वैसे चिपक के आएंगे जैसे ऐसे, ठीक है। अब आ रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और सरकारी स्कूल में इसके आने की संभावना 100% के आसपास होती है, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये आएगा ही आएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए अपने पास वैसे 4 इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें कि आपने 3 पढ़ रखी है, और उन तीनों को ड्राइव करने के 4 तरीके हैं। 2 तरीके तो ऐसी है, 2 तरीके एग्जाम में आते हैं, एक प्राइवेट स्कूल में आता है, एक सरकारी स्कूल में आता है। अभी जो कराने जा रहा हूं वो सरकारी स्कूल का है, ग्राफिकल मेथड, और इसके बाद जो कराऊंगा वो कैलकुलस मेथड से, वो प्राइवेट स्कूल में ज्यादा आता है, जबकि वो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले को कुछ आता तो है नहीं, तो उनको जो दिखता वही देते हैं, ठीक है। देखिए भैया, तो हम करने आ रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड कब होती है, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी आपको मैंने बताया कि भैया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्म, पीछे लिखवाया था, यानी कांस्टेंट है, तो आपका जो वेलोसिटी होती है उसको क्या लिखते हैं डीवी अपॉन में dt, एक्सेलरेशन होती है, तो डीवी क्या होता था के dt, तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या होती थी के dt, dt के dt, v डायरेक्टली क्या था, यही था ना, तो अपना जो ग्राफ जाएगा वो स्ट्रेट लाइन जाने वाला है। अगर मैं ग्राफ यहां से स्टार्ट करूं, ध्यान दीजिएगा भैया, ग्राफ अगर मैं ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूं तो उसका मतलब 0 टाइम पर 0 वेलोसिटी थी, ठीक है, और हमने जो इक्वेशन पढ़ रखी है उसमें 0 टाइम पर भी वेलोसिटी होती थी, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते थे, यू से लिखते थे, यानी यहां पर 0 टाइम पर भी वेलोसिटी होगी। इस पॉइंट यहां से स्टार्ट करने का तात्पर्य केवल इतना है कि 0 टाइम है तो वेलोसिटी भी 0 है, 0 टाइम पर जो वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और आपको पता है भैया कि कई सारे क्वेश्चंस में 0 टाइम पर वेलोसिटी दे रखी होती है, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर मैं यहां से ड्राइव करूं तो दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन इसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं आएगी, और हम जानते हैं हमारी इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी थी, जिसको हम यू से लिखते थे, फाइनल वेलोसिटी को वी से लिखते थे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब मैं ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करने वाला, कहां से स्टार्ट करूंगा, ओरिजिन के ऊपर से। अगर ओरिजिन को ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि 0 टाइम पर भी कुछ वेलोसिटी है, जिसको हम क्या लिखते हैं यू लिखते हैं। तो भैया मैंने मान लिया अगर मैं ग्राफ यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो इस ग्राफ का केवल इतना मीनिंग है कि 0 टाइम पर कुछ वेलोसिटी है, जिसको हम किससे लिखते हैं यू से, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया यू। इस पॉइंट का मतलब हुआ कि टाइम तो नहीं है, क्या है वेलोसिटी। अब ये ग्राफ आप देख रहे हो कि वेलोसिटी डायरेक्टली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी क्या होती है टी के डायरेक्टली होती है, और ऐसे ग्राफ कैसे आते हैं स्ट्रेट लाइन जाते हैं, क्या जाते हैं, ठीक है। और मैंने माना कि इस वक्त जो वेलोसिटी है वो क्या है
इस वक्त जो वेलोसिटी है वो v है, कितनी है, और इस वक्त जो टाइम है वो क्या है, t है। ठीक है, इस बार जो लाइन का स्लोप निकालूंगा मैं यहां से निकालूंगा है, ये इस लाइन का स्लोप हो गया। टी टाइम पर जो वेलोसिटी है उसको मैंने v से लिखा है, टी टाइम पर जो वेलोसिटी है, देखो ऐसे निकाल रखा ना, तो टी टाइम पर जो वेलोसिटी है उसको मैंने किससे लिखा है, v से। टी टाइम पर जो वेलोसिटी है उसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। टी बदलता रहेगा, फाइनल वेलोसिटी बदलती रहेगी। ध्यान रखना, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो टाइम पर होती है, जीरो एक फिक्स टाइम है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होती है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन आपने के पापा ने 50 रुपए दिए थे, और उस 50 रुपए से आपका बिजनेस क्या हो गया, 100 रुपए का, 200, 300, 400, यानी फाइनल चीजें क्या हो रही है, बदल रही है। हर दिन आपके लिए फाइनल है, और हर दिन वो अमाउंट क्या हो रहा है, बदल रहा है। यानी फाइनल चीज क्या होती है, वेरिएबल होती है। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आपके पापा ने, यानी ये बिजनेस का स्टार्टअप आप कितने पैसों से किया था, तो 50 रुपए इनिशियल फिक्स रहता है हमेशा। ठीक है, ये क्या हो गया, स्लोप। ये क्या हो गया, अच्छा ये u हो गया, ये v हो गया। अच्छा यहां से यहां तक की लाइन की लंबाई कितनी होगी, ये होगी u, क्या होगी, बोलो हाँ। और यहां से यहां तक की लाइन की लंबाई क्या होगी, ये v होगी, क्या होगी। देखिए, अरे बड़ा सिंपल है, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। अगर स्केल में ये ओरिजिन है, क्या है, ये 4 लिखा हुआ और ये 10 लिखा हुआ, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी, और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी। ऐसे यहाँ पे क्या लिखा है, स्केल में क्या लिखा है, 4, और यहाँ पे क्या लिखा है, u। तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी, u, और यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी, समझ गए, ये कितनी होगी, v माइनस यू होगी केवल। ठीक है, ये इतनी v माइनस यू होगी। समझ में आते हैं, खत्म हो चुका है, यही मेन था। अब इसको नाम देते हैं हम, ये इसको नाम देता हूं a, ये b, ये c, ये d, और ये a। ठीक है भैया, मतलब मेरा जो ग्राफ है ना वो इसी लाइन के अंदर में है, जो पॉइंट्स रखे ना उसी के अंदर में। ये जो पल्ली डॉटेड लाइन खींच रखी है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई, बस ये इंडिकेट करिए कि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या v है, और ये क्या है, टाइम t है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं, हमें पता है कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ ने हमने दो चीजें निकाली, क्या क्या, स्लोप और एरिया। क्या निकाला था, स्लोप क्या देता था वीटी ग्राफ का, एक्सीलरेशन, और एरिया क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट, याद है। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है हमें, एक्सीलरेशन। स्लोप का मतलब क्या होता है, वो किसके बराबर होगा, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में एक्सीलरेशन। अब देखिए भैया, इस ग्राफ में ये रहा स्लोप, ये क्या है, और ये क्या है, बेस की वैल्यू क्या होगी, टी, यहां पे 0 है ना। यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, टी, ये भी क्या है, टी। कंफ्यूज मत होना। अच्छा यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, यू आपको देखिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है भैया, v माइनस यू, और बेस क्या है भैया, बेस क्या है, टी। तो बराबर में क्या हुआ, a, तो v माइनस यू बराबर में क्या हुआ, ए टी, धन v कोस में क्या हुआ, u प्लस, आगे ना पहली क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट कर दे रहा हूं, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होती है। तो पहली इक्वेशन ड्राइव करने के लिए सरकारी स्कूल में भी नहीं आती, जो आएगी वो दूसरी इक्वेशन आएगी। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो, क्या निकालते हो, एस इक्वल्स में यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है,
क्या है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है एटी वीटी ग्राफ से, एरिया निकाल दो, है ना। तो एरिया ऑफ क्या देता है भैया, डिस्प्लेसमेंट क्या देता है। यहां पर क्या एरिया बन रहा है इस बीटी ग्राफ में भाई प्लीज, इस बीटी ग्राफ के किस एरिया की बात हो रही है। तो भैया एक एरिया ये है जो कि ट्राइंगल है, और एक एरिया ये है जो कि क्या है, इन दोनों एरिया को जोड़ दोगे तो आपको वीटी ग्राफ का पूरा एरिया मिल जाएगा। तो एरिया वीटी ग्राफ निकालना है, तो हमने क्या किया, एरिया फर्स्ट और एरिया सेकंड को जोड़ दिया, एरिया और एरिया बराबर में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया फर्स्ट क्या है भैया, ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू में हाइट, और एरिया सेकंड क्या है, रेक्टेंगल, जो कि क्या होगा एल इंटू में बी, एस इक्वल्स टू में एल क्या होता है भैया, रेक्टेंगल है भैया, इसकी लंबाई क्या होगी यू, और चौड़ाई क्या होगी, लंबाई क्या है भैया यू, यहां से आते कि ये रही ना लंबाई, और चौड़ाई क्या है, तो भैया लंबाई यू है, चौड़ाई टी है, प्लस अब आओ ट्राइंगल पे, ट्राइंगल का बेस कितना है भैया, अब इस ट्राइंगल का बेस कितना है, और हाइट कितनी है, परपेंडिकुलर से कहते हैं। तो ट्राइंगल का बेस क्या है भैया टी, और हाइट है v माइनस, जो क्या एस इक्वल्स में यू टी प्लस हाफ टी और v माइनस यू। दोबारा उतार दिया भाई क्या, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या कहती है भैया कि जो v माइनस यू है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एटी लिख सकते हैं। तो एस इक्वल्स में यू टी प्लस हाफ टी, v माइनस यू की वैल्यू क्या रखी है, तो ये आएगा एस इक्वल्स टू में यू टी प्लस, आ गया। अगला है, अगले वाले में भी आप जानते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 2as, एस फिर क्या है डिस्प्लेसमेंट है, यानी इसमें भी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है फिर क्या निकालूंगा, लेकिन इस बार एरिया इस तरीके से निकालूंगा, एरिया का निकालने का तरीका थोड़ा क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर एरिया ऑफ बीटी ग्राफ क्या देता है भैया, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इस बार एटी ग्राफ का एरिया जो निकालूंगा अलग तरीके से निकालूंगा, ट्रेपीजियम करके, क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसकी दो साइड पैरेलल होती है, ये देखो पैरेलल नहीं वाली, और दो साइड क्या होती है, नॉन पैरेलल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं, ऐसे। अच्छा ट्रेपीजियम का बन रहा है, ये दिख रहा है आपको ट्रेपीजियम, तो ये दोनों साइड क्या है, अब अच्छा नॉन पैरेलल, ये दोनों साइड क्या है, और ये दोनों साइड क्या है, ये कितनी है u, और ये कितनी है v, अब पूरी देखो ना ये पूरी v है, पैरेलल साइड की वैल्यू कितनी है, ये पूरी साइड कितनी है v, और ये पूरी साइड कितनी है u, ये दोनों साइड क्या है, नॉन पैरेलल है, और इनके बीच में दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी कितनी है, t, समझ गया, हाफ, अच्छा ये लिख दो, क्या देता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को किससे लिख दिया, ऐसे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में परपेंडिकुलर, हाइट होती है ना परपेंडिकुलर, फिर एस इक्वल्स टू में हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड क्या है, एक v है दूसरी u है, तो पैरेलल साइड का सम क्या होगा v प्लस, और उनके बीच में दूरी कितनी है t, देखो ना ये पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड, दूरी कितनी है, तो t। हम जानते हैं भैया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम v माइनस यू बराबर में क्या होता है, देन t बराबर में क्या होगा, ठीक है, देन एस इक्वल्स टू में हाफ v प्लस यू हो गया, और t की वैल्यू क्या होगी v माइनस यू अपॉन में a, बोलो हाँ,
अब एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस अपॉन में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स में 2a। ये क्या आ गया आपकी थर्ड इक्वेशन ऑलमोस्ट। ठीक है भैया, ये सरकारी स्कूल वालों के लिए। हाँ पूरा ही भेजूंगा भाई, पागल है क्या हम लोग। आप प्राइवेट स्कूल वालों के लिए इंटीग्रेशन याद है आपको, लिमिट वाला, एक बार और देख लो। x की पावर n dx है, x की पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन। भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी। ये लोअर लिमिट है, ये क्या है, आपको याद है x की पावर n होती है तो उसमें एक ऐड कर देते हैं, वही पावर डिवाइड कर देते हैं ऐड करने के बाद, फिर लगा देते हैं लोअर लिमिट, फिर लगा देते हैं। एक बार x को कौन रिप्लेस करेगा, अपर लिमिट बोले तो b, तो b की पावर क्या होगा, फिर एक बार ही x को कौन रिप्लेस करेगा, लोअर लिमिट, a की पावर, बीच में क्या आएगा, और ये n प्लस वन। ये आपका फाइनल रिजल्ट होता है। आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था dx, क्या लिखवाया था, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, फिर क्या आएगी लोअर लिमिट, फिर क्या आएगी x की वैल्यू क्या होगी b, फिर क्या आ गया a। समझ गए, समझ गया। ये दोनों फॉर्मूले का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, क्या बेटा जल्दी है। अब देखिए कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड। अब देखिए भैया प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। एक लाइन मैंने खींच दी यहां से यहां तक की। ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है भैया, यू, याद है आपको। इस वक्त जो टाइम रहेगा वो क्या होगा, 0, और इस वक्त का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, s, सॉरी 0, क्या रहेगा। यहां पर जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, फाइनल, फाइनल को क्या लिखते हैं v, टाइम को क्या लिखते हैं फाइनल को t, क्या लिख दिया t, और ये क्या हो गया भैया डिस्टेंस क्या हुआ फाइनल s, क्या हुआ। ये सारी चीजें जो है वो लोअर लिमिट में यूज करूंगा, लोअर लिमिट में, और ये सारी चीजें किसमें यूज करूंगा, अपर लिमिट में। ठीक है, अच्छा पूरे रास्ते एक ही प्रकार का एक्सेलरेशन रहा जो कि क्या था a, क्योंकि मैंने बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। और एक बात बता दूं, यहां पर जो u है ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, बताया था ना मैंने आपको। कोई भी इनिशियल चीज क्या होती है, और कांस्टेंट चीजों का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए भैया, पहले इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमें ये वाला रिलेशन पता होना चाहिए, वेलोसिटी और टाइम। तो अगर आपको याद होगा, ध्यान दीजिए प्लीज, क्या हुआ, कंसंट्रेशन गड़बड़ा रही है क्या, वीटी, पहला रिलेशन का नाम क्या है, वीटी रिलेशन। अगर मैं वीटी रिलेशन की बात करूं तो अपने को याद होगा एक कोस में क्या होता है, डीवी अपॉन डी होता है, बोलो हाँ। तो डीवी क्या होगा, ए डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट। तो भैया इधर किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, वेलोसिटी को, और वेलोसिटी की लिमिट क्या है, यू से लेके वी, यू क्या है लोअर लिमिट, वी क्या है अपर लिमिट। दिव्या क्या कर रहे हो, फोन रख दो। अगर मैं ए और dt की बात करूं तो आपको पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये क्या होगा dt। टाइम की लोअर लिमिट क्या है भैया, 0, बात फाइनल क्या है 0 से लेके t, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो dv dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, x आता है, तो dv का क्या होगा, लिमिट है u और v, ऐसी a, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, dx का आता है x था, dt का क्या होगा t, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो एक बार ही अपर लिमिट v को रिप्लेस करेगी, एक बार v माइनस यू हो गया, एक बार टाइम को t रिप्लेस करेगा बाय 0, तो t माइनस 0, तो v माइनस यू बराबर में क्या हुआ 80,
देन v इक्वल्स में u प्लस, आगे पहली क्वेश्चन। मैंने आपको बताया फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल होती है। क्या होती है? क्यों? क्योंकि हर दिन नया नया फाइनल होता है, नई नई चीजें आएंगी। अगली क्वेश्चन, बोल मत यार, अभी रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, कर दो छुट्टी। केमिस्ट्री की शायद अंकित की तबीयत खराब है, रुक जा पूछ लेता हूँ। आज मैंने सुबह वालों को भी 2.5 घंटा पढ़ाया था, पूछ लो।